हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसओएल या फिर एनसी वेब या दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और वो 6th सेमेस्टर में उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और सब्जेक्ट उनके पास में एजुकेशन का सब्जेक्ट है। एजुकेशन में भी उनके पास में एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ लेकर आए जिसके अंदर हमने आप सभी के लिए हमारी ओर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्ज़ाम में आप सभी को ज़रूर देखने को मिलेंगे, चाहे आपका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हो, सेकंड शिफ्ट में हो या फिर आपका एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहली चीज़ आप सभी को ध्यान रखनी है कि ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 आप सभी के लिए जल्दी आ जाएगा। मैंने इसे 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि पहली बात तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है और दूसरी चीज़ आप सभी की ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर एग्ज़ाम हमारा आ चुका है बिल्कुल और ज़्यादा समय नहीं बच गया, तो कम से कम पार्ट 1 के थ्रू हम कुछ और भी टॉपिक्स कर पाएंगे और बाकी जब सेकंड आएगी तो हम उसको भी देख लेंगे। तो आप सभी की डिमांड के हिसाब से मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। हालांकि इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल वाइज समझाना मुश्किल होगा, लेकिन किस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ आप सभी को पता चल जाएगी। होपफुली आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर शो हो रहा है और इस क्वेश्चन में आप सभी को ये लिखना है कि भाई मौखिक संचार और लिखित संचार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी मौखिक और लिखित संचार में क्या अंतर होता है, आपको इसके अंदर ये बताना है। मौखिक संचार जो होता है वो बोलकर होता है और लिखित संचार जो है वो लिखकर होता है। यानी हम सामने वाले किसी भी व्यक्ति को या तो बोलकर या फिर लिखकर इस तरीके से अपने विचारों को उस तक पहुंचाते हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर दिखता है। लिखित संचार को सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसे पढ़ना लिखना आता हो, क्योंकि वो तभी उस चीज़ को समझ पाएगा। यानी पढ़ने लिखने का मतलब है साक्षर से। तो लिखित संचार वही व्यक्ति समझ पाएगा जो साक्षर हो, और मौखिक संचार में जो है साक्षर नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन अब भाई पढ़ा लिखा होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी लिखो और वो पढ़ ले, किसी भी भाषा में लिखो वो पढ़ ले। ये ज़रूरी है कि जिस भाषा में आप सभी लिख रहे हैं वो उस भाषा सामने वाले पढ़ने वाले व्यक्ति को भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लिश में लिख दिया और सामने वाले व्यक्ति को हिंदी में ही समझ में आता है, तो वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी चीज़, लिखित संचार जो है इसे हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। दूसरी चीज़ मौखिक संचार, इसके अंदर हम बोली गई बातों को सेव करके नहीं रख सकते। हालांकि आज के समय में हमारे पास आधुनिक तकनीकें आ चुकी हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं चाहे ऑडियो के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में, लेकिन लिखित संचार का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप उसको अपने पास में रख सकते हैं, कहीं कैरी कर सकते हैं, ये फ़ायदा है। अगली चीज़, लिखित संचार के अंदर अगर हम देखें तो लिखित संचार जो है वो थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है। खर्चीला क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर आपको लिखने के लिए या तो पेंसिल, पेन, कॉपी, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मौखिक संचार में सिर्फ आप बोल के संचार करते हो। तो वैसे तो मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए अपलोड कर दी है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो वो डिटेल वाइज आप देख सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया है, औपचारिक शिक्षा क्या है, इसकी मूल विशेषताओं को बताइए। तो ये वीडियो भी अपलोडेड है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, शिक्षा के देखिए 3 रूप होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक और एक तीसरा गैर औपचारिक। ठीक, तो आप लोगों को तीनों के तीनों मैंने बताए। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो हम किसी एक शिक्षा संस्थान में किसी एक खास उद्देश्य से शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और वहाँ पर एक शिक्षार्थी को, यानी जो स्टूडेंट है उसको शिक्षक एक लिमिटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाता है। लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के दौरान उसका एग्ज़ाम होता है और ये हमारी 2 साल की उम्र के बाद से औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाती है। चाहे वो प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, आप जिस रूप में भी आप इसको ग्रहण करें, और ये आपकी उपयुक्त जब तक आप
अपनी डिग्री कोर्स वगैरह करते हो वो भी इसी के अंदर आता है। स्कूलिंग शिक्षा, स्कूलिंग एजुकेशन भी इसी में आती है। तो भाई इसकी मूल विशेषताओं की बात करें तो भाई औपचारिक शिक्षा की सबसे मूल विशेषता ये होती है कि हमें एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर अपना नाम लिखवाना पड़ता है, यानी हम अपने घर के बाहर, आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस है तो हम ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी मूल विशेषता ये है कि भाई एक सिलेबस होता है, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग शिक्षक जो है वो शिक्षार्थियों को पढ़ाता है। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा की विशेषता यह है कि निश्चित समय सीमा के बाद में आपका एग्जाम लिया जाता है। दूसरी विशेषता यह है। तीसरी विशेषता यह है, इसे चार दीवारी शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम इस शिक्षा को क्लासरूम के अंदर ग्रहण करते हैं, चाहे स्कूल में, कॉलेजेस में, डिग्री कोर्स में या फिर और जगह पर भी। तो ये कुछ इसकी बेसिक सी विशेषताएँ थी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है औपचारिक शिक्षा बनाम अनौपचारिक शिक्षा, यानी वर्सेस वाला क्वेश्चन है ये। वर्सेस वाला क्वेश्चन का मतलब है दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो भाई ये क्वेश्चन पेपर, पहली बात तो आपको ऐसा भी हो सकता है कोई वर्ड, कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आ जाए जो आपको उसकी भाषा समझ ना आ रही हो। भाषा समझने का मतलब ये है कि उसके शब्द आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी जरूर पढ़ें, और 15 मिनट में लेंगे पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, और उसी समय दिमाग में आप अपने इस चीज़ को याद रख लेना कि मेरे को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो औपचारिक शिक्षा भी आपने पढ़ी लिया, औपचारिक शिक्षा क्या होता है। अब हम थोड़ा सा अनौपचारिक शिक्षा के बारे में भी बता देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा का कोई भी निश्चित सिलेबस नहीं होता, पहली चीज़ ये। औपचारिक शिक्षा का निश्चित सिलेबस होता है। अनौपचारिक शिक्षा ज़रूरी नहीं है किसी शिक्षा संस्थान में ही जाकर ले, ये हम अपने माता पिता, छोटे भाई बहन को जब भी हम देते हैं, या माता पिता के थ्रू हम कभी भी लेते हैं, तो ये शिक्षाएं ऐसी होती है जो अनौपचारिक होती है। इसमें हम नैतिकता को सीखते हैं। लेकिन औपचारिक शिक्षा क्या होता है, हमारे शैक्षिक, साथ ही साथ शैक्षिक के अलावा जो हमारे जीवन में आगे ऑक्यूपेशन को चूज करना चाहते हैं उससे रिलेट करती हुई भी शिक्षा, एजुकेशन औपचारिक शिक्षा होती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा हमारी नैतिक शिक्षा के रूप में हम इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि कला क्या है। तो ये वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोडेड है। मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियोस हैं, आप सभी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं आप सभी के लिए पहले ही अपलोड कर दूंगा, और मैंने ज़्यादातर अपलोड कर दिए। बाकी एग्जाम के आखिरी दिन तक आप सभी के लिए जो क्वेश्चन हैं वो आते रहेंगे। मैंने आप सभी को बताया था, जो ये कला शब्द है इसे इंग्लिश में हम आर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। और ये जो आर्ट में ART, आर्ट, इसका जो AR शब्द है, ये शब्द अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को आसान तरीके से या फिर आनंदपूर्ण तरीके से लोगों के सामने रखना ही आर्ट कहलाता है। यूनानी शब्द है जिसका नाम है आर्टिजियन। कौन सा शब्द है? आर्टिजियन। उस शब्द से ये कला शब्द उत्पन्न हुआ है। मैंने बिल्कुल डिटेल वाइज आप सभी को बताया है इसके बारे में। और आगे चल के जैसे पुनर्जागरण का काल आया, जैसे जैसे शिक्षा या और तकनीक संसाधनों का विकास हुआ, वैसे वैसे लोगों को इनके बारे में और जानकारी मिलने लगी। तो इसके आपको आयाम बताने, तो इसके आयाम वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, सबसे पहले आपको जो कला का इंट्रो है ये आपको पक्का कर लेना है। पक्का कर लेना है? क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके आप सभी को ध्यान रखना है, 2 आयाम है। कला के कितने आयाम है? 2 आयाम है। ये वीडियो अभी मैंने अपलोड आयाम वाली नहीं करी है, पर जल्दी मैं आप लोगों के लिए डिटेल वाइज करूंगा। लेकिन यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको कि सबसे पहले एक दृश्य कला होती है और दूसरा होती है प्रदर्शनी कला। दृश्य कला वो कला होती है जिसको हम दर्शाते हैं। नाम से क्लियर होगा, दृश्य कला यानी दर्शाना। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, ये 3 चीज़ शामिल होती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जो दृश्य कला है ये 3 प्रकार की होती है। इसके अंदर चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, ये तीनों इसके अंदर पाए जाते हैं। अगला है प्रदर्शनकारी कला। तो प्रदर्शनकारी कला जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक काव्य कला जिसका हम प्रदर्शन करते हैं, और दूसरा संगीत कला। काव्य कला, संगीत कला, या फिर आप इसमें नृत्य कला भी आप उसके अंदर ही रखना चाहो तो आप रख सकते हैं। तो ये इसके आयाम है। इसके बारे में डिटेल वाइज वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली है, जिसके अंदर हमको ये देखा कि कला के क्या क्या आयाम है। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कला का वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कला का वर्गीकरण कीजिए। तो इसके आयाम के रूप में हम इसको वर्गीकृत भी करते हैं, इसके आयाम के रूप में हम इसको क्लासिफाई भी करते हैं। तो 2 भागों में इसको वर्गीकृत कर दोगे। देखो आयाम और वर्गीकरण अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एक ही चीज़ है। इसमें आपसे दृश्य कला और
कार्यकला के बारे में पूछा जा रहा है। तो वही सेम क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आप सभी के लिए ऐड किया है ताकि आप सभी इससे असमंजस में ना फंस जाए, आपको पहले ये सारी चीज़ें समझ में आए कि क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इंग्लिश में भी अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए, वैसे तो आपको पता ही है टोटल 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, 8 में से 4 करने, तो आपको 4 क्वेश्चन ऐसे पूरे पेपर में ढूंढना है जो आपको आने चाहिए। 4 आते हैं उसके बाद कुछ भी पूछा है कोई मतलब नहीं, 4 क्वेश्चन पे ही फोकस करना है, उसी पे लिखना है। 4 क्वेश्चन अगर नहीं आते तो आप लोग उसको और क्वेश्चनों को भी अच्छे तरीके से देखिए, अच्छे तरीके से समझिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, शिक्षण कला क्या है, और क्वेश्चन के अंदर आगे पूछा गया है शिक्षण कला से प्रभावी शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है। तो शिक्षण, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो हर एक टीचर का अपना एक लय होता है, अपने पढ़ाने का एक तरीका होता है, उनकी पढ़ाने की जो ये तरीका है, उनका मेथड जो है, उनका यही कला होता है। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनकी बातें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, जो कि जटिल से जटिल यानी मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी आप सभी के सामने बिल्कुल एकदम स्पष्टता से आप सभी के सामने उस चीज़ को समझा देते हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं आप सभी के। तो शिक्षा को कला के साथ जोड़ने का मतलब यही है कि शिक्षा कला का मतलब यह है कि शिक्षा का प्रचार इस तरीके से किया जाए ताकि उसके अंदर कला के रूप में शिक्षार्थी को अच्छे तरीके से समझ में आए। और इसके अंदर ये पूछा गया है आगे कि भाई शिक्षण कला से प्रभावी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। शिक्षण कला से प्रभावी शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो शिक्षण कला से प्रभावी शिक्षा इस तरीके से प्रदान की जा सकती है कि जो मंद बुद्धि बालक है या जिसको थोड़ा सा कम समझ में आता है, तो उन लोगों को कला के जरिए अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है। आजकल प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो आगे क्यों निकल रहे हैं, उसका कारण यही है क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बच्चों को कलाओं के तरीके से, लोगों को कलरफुल तरीके से वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों के लिए प्रभावमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए नाटक कला। तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी आप सभी के लिए वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं नाटक कला क्या है। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये बताया गया है और नाटक कला किस तरीके से शिक्षण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। जिस तरीके से कला करता है वैसे नाटक कला भी क्या है। सबसे पहले नाटक है क्या, तो मैंने आप सभी को बताया था नाटक कला के बारे में कि किस तरीके से शिक्षा पे अपना प्रभाव डालती है। चलिए आगे हम बात करते हैं नाटक कला के बारे में। जो डिटेल से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है इसकी जो मैंने बना रखी है वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है संचार क्या है। संचार क्या है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये पूछने की उम्मीद भी है। तो संचार आप सभी को पता है कि ये चर धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है चीज़ों का चलना यानी आगे बढ़ना। जब हमारी बोली हुई बातें जब किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है या हमारी चीज़ें जब दूसरे तक पहुंचती है, हमारा जो ज्ञान है दूसरे तक पहुंचता है, तो वो संचार कहलाता है। इसके तत्व बताने आपको, संचार के इसके अंदर क्या बताने, आपको संचार के इसके अंदर तत्व बताने कि भाई संचार का क्या क्या तत्व है, सबसे पहली चीज़। और फिर इसमें अगले क्वेश्चन के अंदर आप सभी को जनसंचार भी बताना है। तो भाई संचार के कई सारे तत्व हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो संचार के अंदर तकनीकों का बहुत ज़्यादा योगदान है, तकनीकों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरी चीज़, जो भी संचार हम भेजते हैं तो किसी न किसी माध्यम से होगा, हो सकता है बोलकर हो सकता है संचार हमारा लिखित रूप में हो, तो एक माध्यम होगा। उस माध्यम को सामने वाला व्यक्ति यानी एक होता है इनकोडर बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा व्यक्ति जो संचार को ग्रहण करता है वो उस बोले गए शब्दों को डिकोड करता है या जो लिखित रूप में उसके पास आया है उसे डिकोड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे मैंने आपको कुछ मैसेज भेज दिया, तो आप क्या करते हो, जो भी कोड मैंने लिख के भेजे उन कोड्स को आप डिकोड करते हो अपने दिमाग में। अच्छा इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो आपको पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी एक भाषा में लिखा है, आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सारे अक्षरों को जोड़ कर जब आप पढ़ेंगे या आपको पढ़ना आता है तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली पढ़ लेंगे। तो डिकोड जब करेंगे तो उसके बाद में जब अपनी तरफ से आप फीडबैक भेजेंगे तब वो संचार पूरा होगा। तो ये पूरी की पूरी संचार की जो प्रक्रिया है वो इस क्वेश्चन के अंदर आप सभी को बताना है। और साथ ही संचार के क्या क्या स्तर है, तो संचार के 4 स्तर है। सबसे पहला स्वागत संचार जो यानी स्व के लिए होता है। दूसरा होता है परस्पर संचार जो कि हम एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं के लिए संचार करते हैं। तीसरा कि हम अपनी आवश्यकताओं को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। और चौथी बात ये आती है कि भाई श्रोता जो जन समूह है वो उसका क्या रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंचार क्या है, तो आपको जनसंचार यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो जनसंचार क्या है,
आप सभी को पता है, एक संचार यानी कम्युनिकेशन, तो जनसंचार मास कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने आप सभी के लिए जनसंचार को एक और तरीके से पूछा जाता है, वो भी मैंने बताने की कोशिश करी है। तो जनसंचार की विशेषता बतानी, तो कई सारी विशेषता है जनसंचार। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि किसी एक माध्यम से, किसी एक जरिए से जब आप अलग अलग स्थान पे रहे लोगों के साथ कनेक्ट हो पाते हो, या अपनी बातों को अलग अलग स्थान पे एक ही समय पर जब आप किसी एक जरिए से पहुंचा पाते हो, तो वो जनसंचार की कैटेगरी में आता है। तो इसका क्या क्या विशेषता है, इसकी कई सारी विशेषता निकल के आती है। तो जनसंचार सबसे पहली विशेषता ये है कि ये स्वहित के लिए नहीं बल्कि सामूहिक हित के लिए होता है। सबसे पहला पॉइंट आप सभी को ये याद रखना है। और एक ही समय में हम कई लोगों से इसमें अलग अलग स्थान पर रह रहे व्यक्तियों से कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरी बात, जनसंचार में जो भी सूचनाएं मिलती है उसका हम सामूहिक रूप से लोगों का जो मन मस्तिष्क का या फिर पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लोगों का क्या भाव है उसको भी हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बन जाता है, समाचार क्या है। तो समाचार को आप सभी को पता है, इंग्लिश में हम न्यूज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूज़। आप स्पेलिंग देखे होंगे न्यूज़ की, तो NEWS। तो 4 दिशा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशा में जो भी हमारी घटनाएं, जो भी हमारे बातें हैं, उन बातों को जब हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं, उन लोगों के सामने अपनी बातों को, अपनी राय को रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। तो चारों दिशाओं की जो बातें हैं हमारी, अगर उसको हम लोगों के सामने स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल प्रभावशाली तरीके से, तो वो हमारी समाचार की कैटेगरी में आता है। तो संचार की क्या भूमिका है? तो भाई समाचार में संचार की क्या भूमिका है, जरा आपको इसको स्पष्ट करना है। तो समाचार के अंदर संचार की बहुत बड़ी भूमिका है। समाचार एक मास कम्युनिकेशन है, एक वे है आज के टाइम में मास मीडिया, और एक संचार के रूप में इसकी बहुत बड़ी आयामी भूमिका है। ये ना केवल लोगों को मनोरंजित करता है, ना लोगों को जानकारियाँ प्राप्त करता है, लोगों का शिक्षण भी करता है। शिक्षण के साथ साथ अगर हम देखें तो संचार के कई सारे और भी रूप हैं जो हमारे व्यापार को, हमारे शिक्षा स्तर को, इन सब को भी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये पूछा गया है कि भाई पत्रकारिता क्या है। तो न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ वगैरह एडिटोरियल छपते हैं, वही पत्रकारिता कहलाती है। इसके विविध रूप या फिर आपसे विविध आयाम पूछे जा सकते हैं। तो एक ही चीज़ है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो सबसे पहले इसके कई आयाम हैं। सबसे पहला आयाम की अगर हम बात करें, कई सारे इसमें खोजपरक पत्रकारिता होती है, विशेषीकृत पत्रकारिता होती है, वॉचडॉग पत्रकारिता होती है, एडवोकेसी पत्रकारिता होती है, और वैकल्पिक पत्रकारिता होती है। तो ये कुछ टाइप है जो पत्रकारिता के। अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो आप लोगों को, ऐसे ही इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के एग्जाम के लिए, तो आप इसके लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया इसके अंदर क्या क्या लिखना है। अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आप कहीं और से भी सर्च करके ढूंढ के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी मैं अपनी तरफ से अपलोड करूँगा। और अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ईजी होने के बाद भी आ सकता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई शिक्षा में मोबाइल के उपयोग की क्या भूमिका है। तो बहुत उपयोगी, आप मुझसे जुड़ रहे हो इस टाइम, ये भूमिका ही है कि भाई मोबाइल आज शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का कार्य कर रहा है। जिस तरीके से एक समय पे पुस्तक ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का कार्य किया था, ठीक उसी तरीके से आज जो है मोबाइल भी क्या कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का कार्य कर रहा है। आज हम अपने घर से दूर हैं, आज हम स्कूल नहीं जा सकते, आज हम जॉब कर रहे हैं, आज हमारे पास कोई और कार्य है, लेकिन हम इस मोबाइल के थ्रू क्या कर सकते हैं, कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इवन दैट अगर आप हॉस्पिटल में भी हो तो भी आप, अगर एग्जाम में आपका पढ़ना चाहते हो तो आप वहाँ पर भी पढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी का क्लियर है, आई होप। अगला क्वेश्चन है संवाददाता। सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए संवाददाता क्या है। दूसरी चीज़ आपको ये क्लियर होनी चाहिए संवाददाता की क्या क्या भूमिका है। तो आपको सबसे पहले संवाददाता है क्या, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो संवाददाता वो व्यक्ति होता है जो कि हमारे खबर, जो भी संवाद है वो हमारे सामने, नाम से ही पता चलता है। क्लास 12 में आपने हिंदी चैप्टर में, हिंदी के चैप्टर्स में एक संवादिया नाम का चैप्टर पढ़ा हुआ, उसमें आपने देखा होगा संवाद वो व्यक्ति सुनाता है जो उन घटनाओं का लेखा जोखा उसके पास होता है, या फिर संवाद करता है वो जो लोगों को, एक तरीके से एंकर आप समझ सकते हो संवाददाता, ठीक है। तो इसकी क्या नैतिक जिम्मेदारी होती है, तो इसकी बहुत सारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि भैया हम अगर किसी भी समस्या में, तो उन समस्याओं का ये समाधान समाज के रूप में, सामाजिक रूप में किस तरीके से निकल सकता है, इस समस्याओं को समाधान देने के लिए जनप्रतिनिधियों का शिक्षण करने की इसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए जब भी ये न्यूज़ वगैरह बताए संवाददाता, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि समाज की वो जो भी आवश्यकताएं, जो नैतिक जिम्मेदारी है, उन सबको ध्यान में रखें और इसके बाद ही उन सब चीज़ों का वर्णन करें। होपफुली आप सभी को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए इसके अंदर
कि भाई सूचना से आप क्या समझते हो, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए अपलोड होने वाला है। तो वो जानकारी जो हमें समाचार के रूप में भी सूचना को हम देख सकते हैं, जिनका हमें पहले से पता नहीं था, लेकिन जब किसी घटना के घटित होने के बाद में हमें उस जानकारी का अबोध होता है, हमें उस जानकारी के बारे में पता चलता है, तो वो सूचना कहलाती है। और इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूचक, तो प्रथम सूचक कौन से होते हैं, जो रीडिंग होते हैं, और सेकंड सूचक कौन से होते हैं आजकल के समय में, जो हम हमारे आस पड़ोस के समाज के लोग होते हैं, जो हमें उस चीज़ का उत्तर देते हैं। तीसरी बात अगर हम करें तो न्यूज़ या फिर जो मीडिया है उसके थ्रू हमें जो जानकारी मिलती है वो तृतीयक सूचक या सूचना के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आपको बताना है मीडिया की उत्पत्ति कैसे हुई है, सबसे पहली चीज़। और इसके अंदर आप सभी को ये भी बताना है कि भाई जो मीडिया है उसकी क्या भूमिका है ना, उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं आज के समय में। तो भाई मीडिया की पहले इसमें उत्पत्ति बतानी है। तो भाई मीडिया की शुरुआत जो है वो सन 500 के करीब से ही होगी थी, लेकिन आज के समय में जैसी मीडिया है उस तरीके की नहीं थी। समाज में कुछ गुप्तचर होते थे राजा महाराजाओं के टाइम पे भी, और वो गुप्तचर क्या करते थे, गुप्त सूचनाएं, समाचार, या फिर जो भी राजा थे, अखबार वगैरह आप सभी को पता है मुगलों के टाइम से ही छपने शुरू हो गए थे। तो ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे राजा महाराजाओं के टाइम पे जो सूचनाएं, जो एक दैनिक जानकारी महाराजा को पता लगती थी कि क्या समस्याएं समाज में मौजूद है, किन विषयों पर हमें कार्य करना चाहिए, इन सब की जानकारी को हम एक मीडिया के उत्पत्ति के रूप में देख सकते हैं, इसकी अवधारणा के बारे में, और इसके सामने क्या क्या समस्या है। तो आज की मीडिया के सामने बहुत सारी समस्या है। तो सबसे पहली बात तो मीडिया के सामने समस्या ये है कि मीडिया खुद भी अपने लिए एक समस्या बन चुकी है। वो छोटी मोटी खबरों को भी इतना मिर्च मसाला लगाकर प्रकट करने की कोशिश करती है कि उससे बेहतर कोई नहीं है। और वो हालांकि उसकी पूरी जानकारी स्पष्टता आपको मिले ना मिले, लेकिन वो लोग उसमें भी छाती ठोक के कहेंगे आपको कि नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारी बात बिल्कुल सही है और ऐसा ही हुआ है, हालांकि ऐसा ना हो। तो इसके सामने बहुत सारी समस्याएं मीडिया के सामने, कि सबसे पहला सुधार यही करना चाहिए। दूसरी चीज़, मीडिया को ये भी देखना चाहिए कि हम सरकार की तरफदारी ना करें, बल्कि सच्चाई जो है सरकार के सामने और जनता के सामने भी रखें, ताकि समाज में व्यापक जो परिवर्तन आने चाहिए, ये जो व्यापक परिवर्तन आ सकते हैं, उन परिवर्तनों को भी ज़रूर लाया जाए। होपफुली आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं इसकी भी टॉपिक्स की वीडियो लाने वाला हूँ अब, क्योंकि जो टॉपिक आप सभी को मिलेंगे वो टॉपिक्स ऐसे होंगे जो होपफुली आप सबने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वो एग्जाम से पहले आप सभी के लिए मैं ले आऊँगा। और भी वीडियोज़ आप सभी के लिए आएगी ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसके अंदर एग्जाम के एक आध दिन पहले मैं एक लास्ट रिव्यू के लिए आप लोगों को कहूँगा कि अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो उसको भी एक बार ज़रूर देख लेना। अगला है स्मृति और विस्मृति की परिभाषा देते हुए इसका महत्व बताना है। तो स्मृति और विस्मृति है क्या, तो ये क्वेश्चन आप सभी से बहुत बार रिपीटेड है, तो आप इस चीज़ को देख लेंगे। स्मृति क्या होती है, सबसे पहले मेमोरी बोलते हैं, स्मृति को क्या बोलते हैं, मेमोरी बोलते हैं। तो जो भी हम अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर जो जानकारी, जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे स्मृति कहा जाता है। और ये मनुष्य की चेतना के लिए क्यों उपयोगी है, तो मनुष्य की चेतना के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्यों, क्योंकि हम इसके अंदर अपनी पुरानी बातों को, अपनी कोई भी यादें हो सकती है, उन सबको इसके अंदर रखते हैं। तो स्मृति के कई प्रकार होते हैं। एक स्थायी स्मृति होती है, जिनको स्थायी रूप से हम नोट कर लेते हैं, तो वो कभी भी हम उसको पढ़ सकते हैं। आजकल के ज़माने में वीडियो रिकॉर्डिंग इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। एक अस्मृति, अस्मृति का मतलब है कि जिन्हें हम बस वीडियो को छोड़ के आप कैप्चर के रूप में देख सकते हो फोटो को, तो वो एक अस्थायी है, जिसको सिर्फ आपको परमानेंटली तो नहीं, टेम्परेली आपको उसको देखकर जानकारियां मिलेंगी। तीसरी चीज़ भाषा स्मृति, जिसे आप लिख कर करते हो। चौथी चीज़ है आप लोगों के लिए रेटना, यानी कुछ चीज़ों को याद कर लेते हो। तो ये स्मृति के कुछ प्रकार हैं, जब मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ तो उस जगह पर मैं आप सभी को अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। स्मृति और विस्मृति क्या है, इसके बारे में आप सभी को पता चल गया। अब हम बात करेंगे पेड न्यूज़, तो इसके बारे में आपके लिए वीडियो अपलोडेड है। पेड न्यूज़ यानी वे न्यूज़ होती है जो राजनेताओं के द्वारा, जो न्यूज़ वाले होते हैं, उन सभी को अपनी ही खबर छुपवाने के लिए, अपनी ही बड़ाइयाँ करने के लिए पैसे देते हैं, और वो उन्हीं की बड़ाइयाँ करते हैं। वो पेड न्यूज़ की कैटेगरी में आता है। ये चुनाव की समस्याओं का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि चुनाव में जनता के जो मन मस्तिष्क है उन पे इन न्यूज़ चैनल वालों की बहुत ज़्यादा पकड़ होती है कि भाई किसको वोट देना चाहिए, समाज में क्या लोगों का रवैया है। तो ये सब गलत चीज़ें दिखाकर भी कई बार ये पैसे
हालांकि स्टूडेंट्स अभी जो आप सभी के लिए विज्ञापन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पेड न्यूज़ की आप सभी के लिए एक ही वीडियो आई है, और भी वीडियोस आएगी पेड न्यूज़ की भी, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट में मैं सब कुछ ऐड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, विज्ञापन क्या है? विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका वर्णन आप सभी को करना है। तो विज्ञापन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात तो अपने चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना लोगों के सामने, आज ये बहुत बड़ा एक रूल बन चुका है। आज जो बिज़नेस है उस चीज़ को प्रमोट करना, चाहे वो स्कूलिंग स्टूडेंट्स के नाम पे हो, चाहे वो अपने कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड कराते हो, आप दुनिया भर के सोशल मीडिया के अकाउंट्स यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा विज्ञापन, अलग अलग प्रकार का विज्ञापन होता है। इन विज्ञापन का बहुत ज़्यादा लाभ भी होता है क्योंकि बिजनेस इससे बढ़ता है, लेकिन अलग अलग तरह के जो परिभाषाएं विज्ञापन की ये मौजूद है। आज हम देखेंगे तो विज्ञापन क्या है कि कुछ ऐसी एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये व्यापार और उत्तेजनाओं को बढ़ाने हेतु या अपनी जानकारी को जन सामान्य तक लोगों तक पहुंचाने के लिए तो हम विज्ञापन को देखते हैं। विज्ञापन आखिर है क्या? तो विज्ञापन क्या है, तो इसकी परिभाषा के रूप में हम इसको देख लेते हैं। विज्ञापन एक आजकल ऐसी एजेंसियों का हम सहारा लेते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी जानकारी को, हम अपनी सूचनाओं को, या फिर जो भी सर्विस या जो व्यापार है हमारा, उसको और लोगों तक पहुँचाने के लिए और अधिक लाभ अर्जित करने के लिए हम इसको करते हैं। अगली चीज़, विज्ञापन अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ विज्ञापन ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर आप सभी को किसी चीज़ की नीड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारी कोई कंपनी है और हमारी कंपनी क्या चाहती है, कुछ एम्प्लॉयर्स को हायर करना चाहती है, लेकिन वो किसके थ्रू करेगी, तो वो एडवर्टीजमेंट कर सकती है। एडवर्टीजमेंट यानी जो न्यूज़पेपर वगैरह आपने जैसे छोटे क्लासेस में जॉब लेटर वगैरह लिखे हैं स्कूलिंग टाइम में, तो उसमें हम देखते हैं कि भाई कुछ ऐसे न्यूज़ एडिटोरियल भी पब्लिक होते हैं जिसके अंदर जॉब्स वगैरह की जानकारी भी मिलती है कि भाई जिसके अंदर हमें अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ भी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेक न्यूज़ या नकली समाचार क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फेक न्यूज़ वे न्यूज़ होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए जो लोगों के बीच में भ्रम पैदा करती है और समाज में असंतुलन बनाती है, वो फेक न्यूज़ है। इसकी वीडियो डिटेल वाइज आप सभी के लिए आने वाली है। बाकी कुछ और भी वीडियो है, जैसे मास मीडिया, अब ये जनसंचार है, मास मीडिया क्या है, मास कम्युनिकेशन, ये इससे रिलेट करता वही है। तो मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये जल्दी आप सभी के लिए अपलोड हो जाएगा ये वाला टॉपिक भी। और इसका वर्गीकरण करना है तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप ज़रूर कर लो। अब मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि आगे मेरे को ये वीडियोस अपलोड करनी है और मैं जल्दी आप लोगों के लिए कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, समाज पर मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है? तो समाज पर मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। मीडिया जो है जिस तरीके की चीज़ें समाज पर दिखाने की कोशिश करती है, और आज हमारे समाज के पास में ज़्यादा सोर्सेस हो चुके हैं लेकिन पहले के समय में नहीं थे, तो हमें यकीनन उनकी बातों पर यकीन नहीं करना पड़ता था कि यहाँ पर ये घटनाएं घटी है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारे प्रभाव है। तो समाज पर मीडिया का आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है, राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है, सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है, और भी कई सारे प्रभाव पड़ते हैं। अगला है जेंडर पर समाज का। ये दो क्वेश्चन जो है ये अलग अलग है, लेकिन ये सेकंड वाला क्वेश्चन इसी के अंदर आता है कि भाई जेंडर यानी यहाँ पर लिंग की बात हो रही है, और मानव मीडिया समाज में इसका क्या महत्व है। यानी हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन को, महिलाओं से जो भेदभाव होता है उन भेदभावों को दूर करने में इसकी क्या भूमिका है। और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए इन शॉर्ट में बना रखा है कि महिलाओं पर मास मीडिया का क्या प्रभाव है। तो महिलाओं पर मास मीडिया के कई सारे प्रभाव है। तो महिलाओं पर इस पर अच्छे प्रभाव भी है और बुरे प्रभाव भी है। महिलाओं को बहुत सारी बातें, महिलाओं की खबरों को दबा दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को कई अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि भैया अपनी कोई भी अगर उन पर उत्पीड़न हो रही है या उन पर कोई शिकार हो रही है वो, तो कहीं ना कहीं वो अपनी खबरों को भी निकाल सकती है और अपने आप के लिए न्याय भी पा सकती है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आप सभी के लिए आएगी जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये वीडियो पार्ट 1 थी। पार्ट 2 का आई होप आप सभी बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे एक बार ज़रूर कमेंट करके आप बताएं, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारी ओर से प्रोवाइड हो जाएंगे। उन लिंक्स के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ पर हो सकते हैं, आप टेलीग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ पर हो सकते हैं, आप हमारे साथ में अलग भी यूट्यूब चैनल हमारा, आप वहाँ पर भी हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ भी हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।